चलिए तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके अच्छे से समझने के लिए भी। और जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना उतना ही ज्यादा इजी भी है ये। कैसे इजी है देख लेते हैं। आपसे बोला है कि कोई एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और फिर आपसे क्या बोल दिया इन्होंने, बोला है कि हमें शो करना है कि साइन एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे, मतलब एंगल बी और एंगल सी को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन 2 के बराबर आएगा, यानी कि कॉस पे जो एंगल ए बन रहा होगा उसके हाफ के इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए मुझे एकदम से जब पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो अजीब सा लगता है, अरे ये कैसा क्वेश्चन है, कैसे करें। लेकिन इसमें देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल होता है, देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है तो हमें ना हर चीज की प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है। तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि उसके 3 एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है ना। और क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स वाली चीजें पढ़ रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर एंगल की बात आ सकती है। तो इसीलिए मैंने क्या कर लिया कि ट्राइंगल एबीसी लिखा और लिख लिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बन जाता है। अब देखा मैंने अपने टू टू प्रूफ जो है इसमें देखा कि बी और सी एक साथ ऐड होकर लिखे हुए हैं, ए दूसरी साइड है। तो मैं क्या कर लूंगी ना, बी और सी को यहीं रखूंगी, ए को उस साइड ले जाऊंगी। और अब देखिए मैं यहाँ पर ये एंगल के साइन नहीं लगाऊंगी। ठीक है, एंगल के साइन लगाए बिना ही करने वाले हम, ताकि जैसा ही है वैसा ही दिखे। तो यहाँ पर रह जाएगा आपका b प्लस सी और उस साइड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। देखिए a यहाँ पर ऐड हो रहा है और a जब उस साइड जाएगा तो 180 डिग्री के पीछे ही लगेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो a है वो 180 डिग्री के पीछे ही जाना है। पीछे क्यों जाना है, क्योंकि 180 डिग्री देखिए पहले से यहीं पे था, a आया है बाद में, तो उसको जाना है पीछे। ठीक है, और माइनस होगा। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज में ना बच्चे मैंने देखा है बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो कुछ भी चीज उस साइड से दूसरी साइड लेकर आते हैं जब इज इक्वल टू के, तो उसको नंबर के आगे लिख देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं a माइनस 180 ऐसे लिख देते हैं, ये चीज लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। जो पहले से लिखा है वो वहीं रहेगा, जो बाद में आ रहा है वो पीछे आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैंने देखा कि जो मेरा टू प्रूव है उसमें डिवाइड में टू भी है, दोनों साइड टू है। तो मैं भी यहां पर क्या कर देती हूँ, दोनों साइड टू से डिवाइड कर देती हूँ। हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू। ठीक है, टू से मैंने दोनों साइड्स डिवाइड कर रही हूँ। अब दोनों साइड अगर मैं टू से डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। इस तरह से बन जाएगा, है ना। अब b प्लस सी अपॉन टू तो है जैसा का तैसा यहाँ दिख रहा है वैसे ही आ गया। यहाँ पर थोड़ा अलग है ना, यहाँ पर सिर्फ a अपॉन टू है लेकिन यहाँ 180 माइनस ए अपॉन टू है। इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसका ये कर सकते हैं कि इस टू से अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जब टू से अकेला 180 डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, और ये a होगा तो ये हो जाएगा a अपॉन टू। ठीक है, ये b प्लस सी अपॉन टू है और ये 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा टू प्रूफ जैसा अभी आ रहा है, बस ये 90 डिग्री और लग गया आगे। अगर ये हट जाए तो बिल्कुल वही हो जाएगा जो क्वेश्चन में हमसे बोला है। तो आप देखिए जो आपका क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना रेशियो, कौन सा लगाया हुआ है, यहाँ पर साइन का रेशियो लगाया। तो मैं साइन लगाऊंगी दोनों साइड। तो हम ले लेंगे टेकिंग साइन फंक्शन बोथ साइड्स। आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय साइन बोथ साइड्स। यहाँ पे जो साइन होता है या कोई भी रेशियो होता है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है एंगल से, लेकिन वो उसका फंक्शन है। तो साइन का हम इस तरह से लिख सकते हैं टेकिंग साइन फंक्शन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम साइन का फंक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन, और फिर जो आपका एंगल लिखा है बी प्लस सी अपॉन टू ये आ जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन। देखिए दोनों साइड हम साइन का ही फंक्शन ले रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नहीं ले सकते हैं, एक ही चीज रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, देखिए 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये साइन b प्लस सी अपॉन टू है, ये साइन 90 माइनस ए अपॉन टू है। जैसे ही साइन 90 माइनस आपको कुछ दिखा, आपको तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद आ गई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइन का पड़ोसी। साइन का पड़ोसी कौन है, कॉस।
साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब अगर साइन में 90 माइनस कुछ एंगल लिखा है तो वो एंगल कॉस उसके बराबर होगा, मतलब कॉस a अपॉन 2 के बराबर साइन 90 माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। यहाँ पर ये आपका देख लिया बिल्कुल प्रूव हो गया, जैसा का तैसा आ गया जो हमें प्रूव करना था। और हम यहाँ लिख सकते हैं रीजन, देखिए रीजन जरूर देना है कि आपने साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 की जगह में कॉस ए अपॉन 2 कैसे लिख दिया, इसका रीजन आपको जरूर देना है जी, वेरी गुड। तो इसके लिए आपको रीजन क्या देना पड़ेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप थीटा लगा के बता सकते हो, इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप ये बता सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, इसीलिए हमने साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, ए अपॉन 2 है, तो वो कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन में, कि थोड़ा भी अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ लीजिए। क्लियर है ये? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद आपको क्या क्वेश्चन में डाउट है ये भी पूछ लीजिए भाई जल्दी से। इसका 7th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया तो क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है। तो अब इसके आगे बताइए भाई कौन सा क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराना है, कौन सा क्वेश्चन है जिसको समझकर अच्छे से करना चाहते हैं। ये अगर कर लिया तो मैं ऐसे रब कर दूं पहले तो, और आप बाकी आगे का फिर बताइए कौन सा क्वेश्चन और आपको करवाना है, वो भी हम कर लेंगे। जल्दी से बता दीजिए भाई कौन सा क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, जितना ज्यादा अच्छे से आप इसे समझ लेंगे उतना ही ज्यादा आपको इजी लगेगा। और अगर नहीं समझ पाए, कहीं पे भी थोड़ी बहुत गड़बड़ रह गई तो बस फिर लगता है कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अब ये आप ही के ऊपर है कि इसको डिफिकल्ट समझना है या इजी समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको पूछना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है। आपसे बोला है कि इन्हीं रेशियोज को ना, अब हमें इन जो दोनों टर्म्स हैं इनको कुछ इस तरह के, मैम ये बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती? अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री से आसान कुछ नहीं है बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। एक बार इसे अच्छे से समझ लिया ना फिर आप इसे कभी भूलोगे नहीं, इस तरह का टॉपिक है ये। मैंने आपको लेफ्ट हैंड मैजिक करके भी एक वीडियो में दिखाया है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी जाकर देखो, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। और कोई भी चीज देखिए तभी ज्यादा इजी हो पाती है जब हम उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप जितनी ज्यादा उसके साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना उतनी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, देख देख कर तो कोई भी चीज इजी नहीं हो पाती है। जब तक आप उसे अपने हाथ से नहीं करोगे कैसे इजी लगेगी, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और किसी भी चीज में, चाहे भले आप कोई इंग्लिश की कहानी पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, पूरी मैथ ही समझ नहीं आती फिर तो आप बिल्कुल सही टीचर से पढ़ने आ गए हैं, क्योंकि मैं आपको मैथ समझा के ही रहूंगी। मैं कोई अपनी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है जो ये कहते थे कि बस 10th के बाद हमारी मैथ छूट जाए, बस उसके बाद हम मैथ का मुंह नहीं देखेंगे। और वो 10th में फिर 70% 80% लेकर आए हैं मैथ्स में। हाँ बेटा बताइए गरिमा, क्या डाउट है आपको? पूछिए पूछिए भाई, क्या डाउट है, तब तक मैं क्वेश्चन को समझा दूं। थैंक यू बेटा शालिनी, आपको अच्छे लग रहे हैं तो बस फिर हम अच्छे हैं। बच्चों को अच्छे लगने चाहिए, स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, बस हमारा तो बस यही है। हाँ गरिमा, क्या समझ नहीं आ रहा आपको, क्या डाउट है, जल्दी से पूछिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 अपना स्टार्ट करने वाले हैं।
देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोल रहे हैं कि जो साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है, इनको हमें ना कुछ इस तरीके से दिखाना है कि जब ये रेशियो जब बने दोबारा से, तो एंगल्स जो हो वो 0 से लेके 45 के बीच में ही बने, बस 0 से लेके 45 के बीच में एंगल बनने चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या करें कि ऐसा कुछ हो जाए? तो देख लेते हैं भाई, जो साइन 67 डिग्री लिखा है इसकी जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब जब भी इस तरह के एंगल्स आगे, देखिए ये इस तरह के एंगल्स हैं जो आपके टेबल में नहीं होते ना, टेबल वाली वैल्यूज नहीं है ये, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है। तो जब इस तरह के एंगल्स आ गए, समझ लीजिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही टॉपिक यूज करना है, वही वाला। तो अब 67 की जगह पे इसका 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा? 78% आएंगे, 78% आएंगे। अच्छा, तो फिर कितने आए भाई? 78 अगर आपको अच्छे लगते हैं तो देखिए भाई, अच्छे तो सारे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है चीज को समझना, टॉपिक को समझना। अगर आपको टॉपिक आता है, भले ही आपके 70% आए या आपके 90% आए, ठीक है, अगर आपको टॉपिक आता है ना, तो आप आगे लाइफ में जाकर फिर कभी रुकने नहीं वाले। जरूरी थोड़ा है जो भी सारे टीचर्स आपको पढ़ाने आ रहे हैं वो सबके सब 90% ही लेकर आते थे, सबके सब टॉपर्स थे, लेकिन आज वो आपको बता पा रहे हैं, आपको टॉपिक समझा पा रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने उस टाइम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, उस चीज को जितना पढ़ा उतना तो समझ लिया। जरूरी नहीं है आपने सारे सारे 100% मैथ पूरी पूरी पढ़ ली अपनी क्लास की, पर जितनी पढ़ी वो 100% पढ़ लो, बस जो पढ़ लो उतना तो अच्छे से समझ लो। उससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, ब्रेन अच्छे से डेवलप हो जाता है तो भले आगे जाके लाइफ में आपके पास कोई भी टॉपिक्स आए, कोई भी सिचुएशंस आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, चाहे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मैथ्स की वजह से आपका ब्रेन इतना अच्छा रहता है, इतना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी रहती है कि आप हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकदम सक्षम रहते हो। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ लो। ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उस चक्कर में क्या होता है, कुछ अच्छे से नहीं हो पाता है। तो एक चीज उठाओ, उसे अच्छे से खत्म करो, तब दूसरे का नंबर लो। ऐसे करके सारी चीज अच्छे से हो जाएगी और 78 क्या 90%, 100% आएंगे। सबसे जरूरी है चीज को समझना। ओके बेटा, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ठीक है, अब इसको हम आगे कर लेते हैं। अब ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक लेकर चलना है और ये देखना है कि 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसको 67 में ऐड करें तो 90 डिग्री आ जाएगा। बताइए क्या होगा भाई ऐसा, जल्दी बताइए भाई। साइन मैं यहां पर लिख रही हूँ 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री से मैं क्या माइनस करूं कि उसके बराबर में 67 होता हो, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल बेटा, ट्राइंगल्स का भी डाउट सेशन रख लेंगे, ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। ये एक बार हम ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पूरा कंप्लीट सारी एक्सरसाइजेस कर लें, उसके बाद किसी दिन ट्राइंगल्स का भी रख लेते हैं। 75 कैसे भाई, 90 से 75 माइनस करने में 67 आएगा क्या? 67 लेकर आना है क्या, 90 से माइनस करूं कि 67 आए, ये बताइए। मतलब सीधा देख लीजिए, 90 में से 67 माइनस करके देख लो। 10 माइनस 7 3 हो गया और 8 माइनस 6 2 हो गया, यानी कि 23 डिग्री। अगर 90 में से मैं 23 डिग्री को माइनस करूंगी तो 67 डिग्री आएगा। मुझे क्या करना है, मुझे इस एंगल की जगह पर इस तरीके से लिखकर दिखाना है। मुझे अभी इस एंगल को नहीं देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है, ये अभी नहीं देखना है मुझे। मुझे ये देखना है कि क्या नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करूं, मतलब माइनस करूं 90 में से कि 67 डिग्री आ जाए, तो वो मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और यहां पर हम लिख लेंगे कॉस। अब बताइए 75 डिग्री की जगह पर मैं 90 माइनस क्या लिखूं, 90 में से क्या माइनस करें कि 75 डिग्री आए, तो वो एंगल का मतलब मेजरमेंट मुझे यहां पर लिखना है। बताइए जल्दी भाई क्या करें अब यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 90 से 75 माइनस करके देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, ये 15 डिग्री हो जाएगा। अब देख लीजिए, साइन 67 डिग्री की जगह हमने लिख लिया साइन 90 माइनस 23 डिग्री, हमने बस जो एंगल है उसकी जगह में उसका 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया है, और ऐसे ही कॉस के साथ किया, ठीक है। इन दोनों के आपस में नहीं हम देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं बताइए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हम इन दोनों के ही आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में इंटरचेंज कर ले रहे थे तब उनका सम 90 डिग्री था। यहाँ पर 67 प्लस 75 90 नहीं होता है। साइन और कॉस तो है कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इनका जो एंगल का सम है वो 90 नहीं है।
ऐसे में जब ये 90 नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हो कि यहाँ 90 माइनस 75 लिख दें और क्योंकि इसका 75 है तो वो चीज यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए अब देखिए साइन 90 माइनस 23 है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस होता है, ये हम सब जानते हैं। तो साइन का कॉस जो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री और जो 23 डिग्री है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 15 डिग्री आ गया। यहां पर आपको मिल गए। हमने इन रेशियोज को अब इस तरीके से दिखा दिया जिसमें जो एंगल्स हैं वो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में आ गए। एक 23 डिग्री आ गया, एक 15 डिग्री आ गया, बस यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, देख लीजिए दूसरे स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ये इतना इजी है ना। पर देखकर क्वेश्चन को लगता है अरे कैसा क्वेश्चन था ये, और जैसे ही कर लेते हैं अरे इससे अच्छा क्या क्वेश्चन होता है फिर सारी की सारी मैथ्स ऐसी होती है। एक बार अगर आपके हाथ से उसका आंसर आ गया ना, फिर आपको उसमें इतना प्यार आने लग जाएगा मैथ पे, सच में हंसने की बात नहीं है। मैथ एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है, जितनी बार आप उसे कर लेते हैं ना अपने हाथ से, और फिर आपके अपने हाथ से जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सही आंसर आ जाता है, उस मोमेंट में जो खुशी होती है, उस खुशी से ज्यादा अच्छा कुछ लगता नहीं है। मुझे तो सच में नहीं लगता है, और मैंने काफी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको अपने आप से आ जाता है, फिर उनको वही चीज बहुत अच्छी लगती है। और जब मैथ्स अच्छी नहीं लग रही है वो तभी नहीं लग रही है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमारा आंसर गलत आ रहा है। एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं आंसर सही आया, बस छोड़ दिया, मैथ्स बहुत बेकार है, मुझे समझ नहीं आती, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है ना। लेकिन चीज को समझना है भाई, करना है अच्छे से। यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 आपकी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो आपके डाउट से मैंने क्लियर किए हैं। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइज 8.4 पर आते हैं। इसके सारे आपके साथ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका कोई आंसर ठीक आया हो? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं, तो ऐसा जरूर होगा और हर बार होगा कि आपका आंसर ठीक आए। अगर एक बार नहीं आ रहा, दूसरी बार कर लो। जिद्दी हो ना, जिद्दी बनो मैथ्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। देखिए हम लाइफ में बहुत सारी जिद करते रहते हैं, पेरेंट्स से जिद करते हैं हमें ये दिलाओ, हमें वो दिलाओ, अपने फ्रेंड से जिद करते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ जिद्दी बन जाओगे ना, फिर मैथ्स को आपके सामने झुकना पड़ेगा। अब आप सोच लो कि आप मैथ्स के सामने झुक रहे हो या मैथ्स को अपने सामने झुकाना है। अगर मैथ्स को अपने सामने झुकाना है तो जिद्दी बन जाओ बस। ये क्वेश्चन तो मैं जब तक नहीं कर लूंगी या कर लूंगा, छोड़ना नहीं है इसको मुझे। कैसे नहीं आएगा? ये इतना बड़ा है क्या? अगर मेरी क्लास में, अगर मैं 10th में हूँ, मेरी क्लास की बुक में ये क्वेश्चन है, मतलब ये मेरे लिए ही है, तो मुझे कैसे नहीं आएगा? अभी आता है, चल बैठ यहाँ पर, क्वेश्चन मैं करता हूँ तुझे, अभी आएगा। ऐसे करके अगर आप जिद्दी बन जाओगे ना मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर, वो पक्का आपके साथ होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस के ठीक आंसर्स आएंगे बेटा, जरूर आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करने लग जाते हैं कि हम कोई टॉपिक समझ में मतलब आया या नहीं आया, हम एकदम से ये डर कर बैठे हुए। देखिए अब आपका क्या है, सितंबर सितंबर भी पूरा लगभग निकलने ही वाला है ना, महीना निकल ही गया लगभग समझो। थोड़ा सा टाइम बचा है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। अब आपको क्या लग रहा है, जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूं ताकि मैं सबके सब क्वेश्चंस अच्छे से कर पाऊं। उसके चक्कर में हम टॉपिक को समझना छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट समझना छोड़ते हैं, बस पकड़ पकड़ के अलग अलग बुक्स उठा उठा के ले आते हैं, उसमें से डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ये लगता है कि बस ये वाला क्वेश्चन किसी टीचर ने बता दिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो इसको करके देख लो। किसी ने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, इसे करके देख लो। हाँ बेटा, प्रीवियस क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाई ना, उसके भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइम में जब आपका एग्जाम के पास आ रहे हैं, तो ये घबराना नहीं है कि मेरे को सारे के सारे जल्दी से मैं क्वेश्चंस कर लूं और मैं तरह तरह के क्वेश्चंस करना सीख लूं। क्वेश्चंस करना तब तक नहीं आ पाता है हम लोगों को जब तक हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते हैं। और पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसीलिए मैं जानती हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। इसी वजह से तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए जिन्हें लास्ट ईयर्स के या पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से आगे आने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बताती हूँ तो मुझे अगर दिखता है कि इसमें पिछली क्लास का भी कुछ आ रहा है कॉन्सेप्ट, मैं वो भी पूरा आपको बताने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे को लगता है कि हाँ होगा। मैं बेटा मैथ्स पुष्पा नहीं है, पुष्पा तो आप बनो, आप बोलोगे नहीं झुकेगा, ठीक है। मैथ्स नहीं है पुष्पा, मैथ्स तो मैथ्स ही है। हमें बनना है जो बनना है। मैथ्स तो बनी बनाई है, वो तो बना दी मैथमेटिशियंस ने। अब हमें बनाना है खुद को, तो हमें नहीं झुकना है, हमें जिद्दी बनना है। देखो भाई कौन जिद्दी है, पुष्पा ज्यादा जिद्दी है कि उससे ज्यादा जिद्दी हम हो सकते हैं, फिर ये देखो।
ज़िद्दी बन लो बस। ठीक है भई, बहुत सारी बातें हो गई। मैं ब काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि एक ऐसा सेशन करें जिसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ जिससे आपको ये समझ में आए, क्योंकि जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती ना, वो हमेशा यही बोलते होंगे कि मैथ्स ना होती तो बहुत अच्छा होता, है ना? लगता होगा ना भई? जिनको भी मैथ्स के क्वेश्चन्स अच्छे नहीं लगते या सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगता या आंसर्स नहीं आते, वो हमेशा यही सोचते होंगे अगर स्कूल में हमारे सिलेबस में मैथ नहीं होती ना, हम टॉपर होते। तो उन सब के लिए मैं एक वीडियो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, अच्छे से काम थोड़ा लेट हो रहा है करने में। मैं चाहती हूँ कैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर मैथ्स नहीं होती तो क्या होता? तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मैथ्स अगर नहीं होती ना हमारी लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट होती। आज हमारे लिए सब कुछ बहुत ईज़ी है। हाँ, आप भी पहले यही कहती थी, फिर कैसे भई चेंज आया आपकी लाइफ़ में बताइए भई? मैथ्स कैसे अच्छी लगने लगी फिर? शालिनी भी पहले यही सोचती थी कि मैथ्स ना होती तो सब अच्छा होता, फिर अचानक मैथ्स कैसे अच्छी लगी इतनी कि अब इंटरेस्टिंग लगने लगी है। ऐसा क्या चेंज आया? हाँ, 10th क्लास में आकर अपने आप ही अच्छी लगने लगी। वाह भई! हाँ, वैसे 10th क्लास की मैथ्स सच में बहुत ईज़ी और इंटरेस्टिंग है। 9th क्लास की 10th वाली से थोड़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है। ओह! ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की वजह से ईज़ी लग गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक चैप्टर अच्छा लग गया तो ऐसे आपको सारे चैप्टर्स अच्छे लग जाएँगे। बस आप अच्छे से पढ़ते रहो, समझते रहो चीज़ को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहो। जितनी ज़्यादा चीज़ क्लियर रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपको मैथ्स का सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट ईज़ी लगेगा। ठीक है? क्यों आपको बाकी जो हिंदी, इंग्लिश की कहानियाँ होती हैं, वो क्यों इंटरेस्टिंग लगती हैं? क्योंकि उनमें आपको हर चीज़ समझ में आ रही होती है ना? हर चीज़ को आप अपने दिमाग में सोच पा रहे होते हैं। आपको ये पता होता है कि किसी कहानी में कुछ बात हुई तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कहाँ से आया, किसने क्या बोला, कैसे बोला, सब समझ में आता है ना, तब कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। मैथ्स को भी मैं आपको ऐसे ही बताना चाहती हूँ जिससे आपको हर चीज़ इधर-उधर की सब पता हो एक साथ। चाहे भले ही आप क्लास 10 में हो, अगर उसमें 6th क्लास का भी कोई कॉन्सेप्ट आए, तो मैं आपको वो भी लेकर बताऊँ ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है? ये नहीं सोचना है कि मेरे 90% आएँ, ये सोचना है कि मैं जितना पढ़ूँ उसको 100% पढ़ लूँ, ताकि मुझे कम से कम ये चीज़ सामने आ जाए तो आगे फ्यूचर में कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं अपनी क्लास में पढ़ चुकी हूँ, फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। है ना? हाँ, बिल्कुल बताएँगे भई। बिल्कुल बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए भई काफ़ी बातें हो गई हैं। अब पहले हम ये कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज़ 8.4 के, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट्स हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए। भई एक्सरसाइज़ 8.4 मेरे कहने मैं ये कहूँगी कि पूरी की पूरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन्स इसके सारे के सारे। वैसे भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन्स थोड़े कम होते हैं। तो जो भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। 8.4 में कौन-सा क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, जल्दी से बता दीजिए भई, तब तक मैं ऐसे रब कर लेती हूँ। कमेंट जल्दी से कर दीजिए, कौन-सा वाला क्वेश्चन आपको कराना है 8.4 का? यूट्यूब पर भी वीडियो चैट होती तो बहुत अच्छा होता, आप लोग साथ में सामने बात करके बोलते तो और समझ में आता मुझे कि आप लोग क्या कह रहे हैं, कौन है, सबको देख पाती मैं। अभी फिलहाल 8.4 का क्वेश्चन बताइए भई, कोई क्वेश्चन है? या सबके सब मैथ्स को हरा चुके हैं? 4th का डी पार्ट, ओके। 4th क्वेश्चन का डी पार्ट हमें समझना है, मतलब 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट जिसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, ये है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब इसे हमें दिखाना है कि ये किसके इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन को देखते ही टीम्स ऐप, ये बेटा कौन सी ऐप होती है? अभी चैनल यूट्यूब पर है तो मुझे लगता है यूट्यूब पर होता तो अच्छा रहता। देखेंगे, फिर किसी ऐप से भी कर पाएँगे तो ज़रूर करेंगे भई। बहुत सी ऐप्स तो बहुत सारी होती हैं, ज़ूम ऐप भी होती है, काफ़ी सारी होती हैं। तो वो भी करेंगे। सब लोगों के साथ एक बार वर्चुअल मीटिंग भी होनी चाहिए ना, सब एक-दूसरे के सामने हों, सब एक-दूसरे को देख पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो भी करेंगे किसी दिन।
एक मैं क्विज़ भी तैयार कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग और हँसी-मज़ाक वाला फ़नी क्विज़ मैथ्स को लेकर, जिसको करने के बाद शायद आपको थोड़ा मैथ्स से प्यार हो जाए। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि हर किसी को मैथ्स से प्यार हो जाए, बस किसी और से हो या ना हो, मैथ्स से हो जाए। तो उसके लिए क्विज़ लाने वाली हूँ, काफ़ी अच्छा है, काम चल रहा है, उसपे मैं बना रही हूँ। धीरे-धीरे सब कुछ हो रहा है, आपको वो भी अच्छा लगेगा। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इसको आपको सॉल्व करके 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन बताना है कि कौन-सा करेक्ट है। बेटा इस क्वेश्चन से ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन इन चारों पार्ट्स में तो हो नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर लग रही है सीधी-सीधी आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज़ याद हुई हैं? मैंने आइडेंटिटीज़ का प्रूफ आपको बताया अच्छे से। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ का आपको प्रूफ पता हो, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना आपको रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपको हर चीज़ का रीज़न पता होगा ना, आपके लिए हर चीज़ चुटकी चुटकी के बराबर है। बस, है ना? तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद है सारी की सारी, तो 3 आइडेंटिटीज होती है। मैं जल्दी से यहाँ पर आपको रिवाइज करा देती हूँ और उनको याद रखने का तरीका देखो। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो पहली आइडेंटिटी ये होती है, ये तो बिना कुछ बोले याद हो ही जाती है। इसमें तो कुछ डिफिकल्टी आती ही नहीं है। क्यों? आपको पता है साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है और ज्यादातर हर क्वेश्चन में साइन कॉस एक साथ ही आते रहते हैं। अच्छा बेटा, हर चीज़ में प्रोफ़ेशनल हो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो हर चीज़ में प्रोफ़ेशनल होता है ना, मैथ्स उसके पीछे-पीछे अपने आप ही भागती है। बस थोड़ा-सा उस पे ध्यान दे दो। कोई आपके पीछे आ रहा है तो एक बार पीछे मुड़ के देख तो लो, क्या पता मैथ्स आपके पीछे-पीछे खुद आ रही हो पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो उसको भी देखना पड़ेगा। फिलहाल आप आइडेंटिटी देख लो कि साइन और कॉस का ज़्यादातर हर जगह नाम बहुत आता रहता है, तो हमें वैसे भी याद हो जाती है ये वाली आइडेंटिटी जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो दूसरी 2 आइडेंटिटीज होती हैं वो एक होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और तीसरी होती है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इनमें कंफ्यूजन हमें पता है क्यों रहता है, क्योंकि टेन और सेक का इससे पहले हमने कोई रिलेशन नहीं पढ़ा, ना कॉट और कोसेक का कोई रिलेशन पढ़ा। अचानक से सिर्फ इस आइडेंटिटी में ही ये दोनों रेशियो जो है साथ साथ होते हैं, दोनों ही आइडेंटिटीज में, तो कंफ्यूजन होने लग जाता है। तो देखिए इसको जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है ना, देखिए आपके 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 रेशियो होते हैं। इसमें से साइन और कॉस की तो अच्छे से याद हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों दूसरी वाली में से देखिए 4 रेशियोज अब जो बचे उसमें से देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा है और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। कॉट और कोसेक देखिए दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं। जो 4 रेशियो बचे उनमें से 2 रेशियो सी से स्टार्ट होने वाले रेशियोज हैं, एक कॉट और कोसेक। तो ऐसे मुझे याद हो जाएगा कि कॉट और कोसेक जो सी से स्टार्ट होने वाले रेशियो है वो एक ही आइडेंटिटी में आते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों अगर एक में आ गए तो बचा टेन और सेक, वो बचे हुए तीसरी आइडेंटिटी में अपने आप आ जाएंगे। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये, क्या हम एक चीज में और कंफ्यूज होते चले जाते हैं कि प्लस 1 कहाँ लगाना है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक प्लस 1 होता है या यहीं पे 1 होता है या इसमें 1 इधर होता है कि उधर होता है कि माइनस होता है कि प्लस होता है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? इस चीज में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं भाई बेटा, ये याद रख लो कि जो टेन और कॉट हैं, देखिए टेन और कॉट क्या होते हैं आपस में, रेसिप्रोकल भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। तो ये याद रख लो कि दोनों ही आइडेंटिटीज में इन दोनों भाइयों के साथ में ही प्लस 1 लगा होता है। दोनों ही आइडेंटिटीज में इन्हीं दोनों के साथ में प्लस 1 होगा। पहली वाली आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू में दूसरा रेशियो है जो भी है, और कॉट स्क्वायर थीटा में भी प्लस 1 है और इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बता दो कि अब आपको इजीली आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, है ना बेटा? आंसर आ गया? हाँ जी बिल्कुल। नहीं बेटा, कौन सा चैप्टर आपका वीक चैप्टर है जो मिस कर दिया भाई जोशी? कोई बात नहीं, फ्रेंड के बर्थडे में थे तो ये चैप्टर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और सारी की सारी क्लासेस पहले से अपलोड मैंने की हुई हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो आप इसको दोबारा देख लेना, ये चीज भी दोबारा से आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। प्लस 1 क्यों लगता है? हाँ जी सत्यम जी, प्लस 1 इसीलिए लगता है क्योंकि जब हमने इसका प्रूव किया आइडेंटिटीज को, इसलिए तो मैं आपको प्रूव करके दिखाया था। हर आइडेंटिटी को मैंने अपनी एक अलग से क्लास ली थी, अपलोड की है, जिसमें आपको प्रूव करके दिखाया कि ये प्लस 1 कहाँ से आ रहा है।
है ना? ये प्रूव आपको मैंने बताया है, उस वीडियो को आप जाकर देखो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये। और जब आपको प्रूव याद रहता है, तब ये चीज़ आसानी से याद हो जाती है। और देखो बेटा, ये चीज़ें आपको अभी भले सिंपल सी या कुछ भी लग रही हों, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से याद होंगी ना, आपके लिए हर क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो, आपको थोड़ी ना पता है कौन से क्वेश्चन में कौन-सी प्रॉपर्टी लगानी है, या ये नहीं पता है कि कौन-सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज़ में से आ गया, आपको क्या पता? बस एक क्वेश्चन है, अब उसको देखकर समझना है कि कहाँ से क्या हो सकता है। तो देखिए, जिन भी रेशियोज़ में स्क्वायर लगा होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ में ही स्क्वायर लगा होता है। आइडेंटिटीज़ में स्क्वायर क्यों लगा होता है और ये +1 कहाँ से आता है, इन सब का प्रूफ मैंने अलग से क्लास ली है, वो अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करके उसका नाम है, आप उसे ज़रूर जाकर देखना और उसे समझना कि कैसे ये आता है। ठीक है? क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना मैथ्स में कि कैसे आता है, तब आपके लिए मैथ्स बिल्कुल आसान है। क्योंकि मैथ्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है व्हाई? क्यों? ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? हाउ? व्हाई एंड हाउ, ये 2 क्वेश्चन्स हैं जिनकी वजह से मैथ्स आसान और डिफिकल्ट हो सकती है। अगर इन दोनों के जवाब आपको पता है तो बहुत आसान है, जवाब नहीं पता है तो बहुत हार्ड है। अब आप समझ लीजिए। बेटा फिर से पूछोगे तो देखिए, इसका जो प्रूफ है थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, तो उस वजह से हमारा क्वेश्चन करने में अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो सकता है। अब पहले मैंने आपको बताया ही हुआ है, तो आप एक बार उसको अभी जब क्लास हमारी खत्म हो जाए, उसके बाद उसे ज़रूर देख लेना। अभी य फिलहाल ये याद रख लो कि आइडेंटिटीज़ को कैसे याद रखना है और किसके साथ में +1 लगाना है, ये याद रख लो। ठीक है? तो फिर उसके बाद में आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखो, सच में आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। अच्छा, आपने पहले की सारी वीडियोज़ देखी हुई हैं, फिर भी नहीं आ रहा है ये? अगर ऐसा है तो फिर बताइए भई, हम प्रूव कर लेते हैं इसका भी। उससे पहले प्रूव करने से पहले एक बार हम इसे देख लेते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर a हमने आइडेंटिटी देख ली कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a। अब इन दोनों के आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ये क्या हो सकता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, इनके जो साइन और कॉस में इनको चेंज कर सकते हो। सेक को कैसे चेंज कर दोगे बताओ? सेक की जगह हम क्या कर सकते हैं? सेक ए किसी का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो आप सेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना? और कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आप लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना? अब रेसिप्रोकल्स आपको अच्छे से याद है। देखिए, रेसिप्रोकल याद नहीं है तो मेरा नाम याद रख लो बस, हंसने की बात नहीं है भाई। मेरा नाम है, इसी से ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। मेरा नाम याद है तो ट्रिग्नोमेट्री याद है, ये समझ लो। रेशियोज के नाम को इस तरह से याद रख लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से यू बन जाता है। यू से ही मेरा नाम स्टार्ट होता है, ये यू बन गया। यू में इस तरह से आपको होते हुए जाना है। 6 रेशियो आपको दिख रहे हैं, सामने सामने वाले आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जितना ये है उसका उल्टा ये होगा, मतलब 1 अपॉन कर देते हैं, है ना? अगर नहीं देखी है तो फिर से जाकर देख लो बेटा, आपको सब समझ में आ जाएगा अपने आप। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो और तो मतलब कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, इसलिए जहां कोसेक है उसकी जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कर दिया, और जहां पर आपका सेक है वहां पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होने आएगा और ये इस तरह से होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर और कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो आपको फिर से ये वाला रेशियो याद होगा, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है ना। मतलब अगर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया है तो हमारा आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। आई बात समझ में? तो ये आपका ऑप्शन आ गया। अब आप समझ में आया कितना इजी था ये क्वेश्चन? बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लिखी हुई है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आइडेंटिटी को हमें खुद घुमा के इधर उधर लिखना पड़ता है ना, और तब उसे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ tan अकेला लिखा होता, तो आप tan की जगह पे sec -1 लिखते, इस तरह से कुछ करते, तो उसको अपने हिसाब से आपको बदलना पड़ता। लेकिन यहाँ सीधा सीधा लिखा था, तो ये बहुत इजिली हो गया। अब सबको समझ में आ गया है तो भाई देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको कौन सा वाला पूछना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हर एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट। और ज्यादातर पार्ट्स में आप देखोगे कि क्वेश्चंस में क्या करना है हम लोगों को,
5 का 7, 8 और 10 पार्ट आपको कराना है। अच्छा ठीक है भाई, 7, 8 और 10, 7th पार्ट ये है। ठीक है भाई, इसमें देख लेते हैं क्या करना है। पहले सबसे पहले देख लिया आप लोगों ने, मैं इसको रब कर रही हूँ। और जो आइडेंटिटीज का प्रूफ है उसको जाकर जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करना है और कैसे करना है ना। आइडेंटिटी आती कैसे है, ये +1 दोनों में लगा क्यों है, दोनों में क्या, हर जगह हर एक आइडेंटिटी में एक 1 है, वो कहां से आ गया, ये पता होगा तो अपने आप में बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्ट 7। 7 पार्ट में आपका है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमें करना है। सबसे पहले हमें यहां पर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऊपर वाले में भी हमें साइन कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। तो जो दिख रहा है उसे कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं, सबसे ऊपर वाली जो दो टर्म्स है इनमें से साइन थीटा आ जाएगा आपका कॉमन, यहां पर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा आपका, है ना। और नीचे आपका फिर कॉस आ जाएगा कॉमन, तो फिर यहां पर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना। जब आपने यहाँ से पूरा एक ही साइन था, एक पूरा का पूरा साइन थीटा ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा। जहां कुछ नहीं बचता वहां पर 1 बचता है ना। मैथ्स में जिसकी कोई हेल्प नहीं करता 1 उसके लिए आ जाता है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर देखकर हमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये 2 नहीं होता तो बहुत इजी हो जाता ना, फिर तो हम आइडेंटिटी लगा देते, पर ये 2 है, इसका हम क्या करें। तो हम इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इस 1 की जगह कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इस 1 की जगह हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा वाली जो आइडेंटिटी होती है उसमें 1 के इक्वल में जो होता है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम देखिए, जो ऊपर साइन अपॉन कॉस थीटा, ये थीटा है, ये साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है देख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। जो हमें प्रूव करना है वो तो यहाँ मिल गया, लेकिन इसके साथ में जो ये ब्रैकेट पूरे के पूरे दो आ रहे हैं, अगर ये कैंसिल हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इनको 1 बनाना है। कैसे, 1 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज लिखा रहेगा आपका माइनस। देखिए 1 अभी माइनस है तो हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, 1 की जगह मैं फिर से वही चीज करने वाली हूँ, लेकिन मैं ब्रैकेट में लूंगी, क्योंकि 1 माइनस का है तो जो भी चीज होगी ना उसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। इसीलिए हम फिर से 1 की जगह पे आइडेंटिटी लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम करने वाले हैं। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो जब अंदर ये जो ब्रैकेट है इसमें हम साइन चेंज कर लेंगे, दोनों के दोनों साइन के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे इनके साइन। tan थीटा जो है आपका एज इट इज लिखा रहेगा, यहां पर सबसे ऊपर वाले में देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ये एक साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। बड़ा जो है हमेशा छोटे पर धौंस जमा रहा है, तो माइनस वाले ने बोला मैं बड़ा हूं, मैं ही तुझे माइनस करूंगा और मेरा ही साइन आएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको मैं पीछे लिख रही हूँ क्योंकि कॉस वाला पॉजिटिव है, उसको मैंने आगे लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा आगे लिख लिया, और साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा करने की वजह से माइनस साइन थीटा आ गया। 1 इज ग्रेट पर्सन, हाँ बेटा बिल्कुल, 1 बहुत अच्छा इंसान है भाई, हर किसी की हेल्प, पर्सन नहीं है ये, भगवान है मैथ में। 1 मैथ में भगवान है, जैसे दुनिया में किसी का कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जैसे मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये तो 1 तो भगवान हो गया सभी नंबर्स क्वेश्चंस के लिए, सबके लिए। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के आपको स्टेप समझ में आ गए, ये कैसे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद देखिए यहां पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहां पर
माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, जैसा लिखा है वैसे ही। ये माइनस अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया चीज। तो फिर से हम इसे लिख लेते हैं कि क्या बच रहा है। अब देख लीजिए, वही ऊपर तो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया है। नीचे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 ही cos स्क्वायर थीटा बचेगा। और वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है ना, जो बड़ा है वही आएगा, उसका मतलब साइन आएगा। तो 2 पॉजिटिव है तो 2 का साइन यानी कि पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा है। और जो ये बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ बचा। अब तो आपको देखकर तुरंत समझ आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम पूरी पूरी टर्म्स को करने वाले हैं कैंसिल। देखिए ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। दोनों टर्म सेम टू सेम आ गई, कैंसिल हो गई। तो ये बचा tan थीटा, जो हमारे RHS में था वही LHS में भी आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? देखिए काफी स्टूडेंट्स को ना जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, डिफिकल्ट से लगते हैं। क्यों लगते हैं डिफिकल्ट? उन्हें लगता है पता नहीं कहाँ से क्या करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से प्रूफ वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इजी होते हैं। पता क्यों? क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में पहले से आपको आंसर दिया है, आपको बोला है यही आंसर निकालो बस। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको आंसर सॉल्व करके निकालना है, पर आपको पता नहीं है कि वो सही है कि नहीं, है ना। वो तो आंसर शीट में लिखा होता है पीछे, और जब एग्जाम करने गए हैं तो वहां तो आंसर शीट आपके पास नहीं है। पर जो टू प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर आपके सामने है, आपको पता है कि यही आंसर आएगा तो हम ठीक कर रहे हैं, नहीं आएगा तो नहीं कर रहे हैं। मतलब जहां आंसर आपको पहले से पता हो, उससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो टू प्रूफ वाले क्वेश्चंस इसीलिए बहुत इजी होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये कैसे क्या हो गया। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बता दो भाई, देखो 5 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये सब, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थोड़ा 2-4 बार आप ऐसे क्वेश्चन कर करके देख लोगे ना, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आने लग जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो साइन अपॉन कॉस आ गया तो मुझे समझ में आ गया साइन अपॉन कॉस की जगह मैं tan कर सकती हूँ। तो इस तरह से समझ में आ जाता है, हमें एक बार देखना होता है अच्छे से। समझ में आ रही है बात? ये क्लियर है? किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ही 8th पार्ट भी देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है 8th पार्ट। इससे पहले आप ये देख लो 8th पार्ट में भी आप थर्ड स्टेप कैसे हुआ। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड ये आपको आ गया, ठीक है। थर्ड वाला ये वाला कैसे हुआ ना, इसकी बात कर रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पर देखो जब 1 था ना, 1 की जगह पर देखो मैंने क्या किया, जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली वही लगाई। क्यों? क्योंकि मेरे पूरे क्वेश्चन में साइन कॉस ही दिख रहा है, तो आइडेंटिटी भी वही होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने वही आइडेंटिटी लगाई। 1 की जगह में क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया 1 की जगह पर। और जो -2 साइन स्क्वायर थीटा था वो एज इट इज लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर भी माइनस लगाकर 1 की जगह जब मैं पूरी आइडेंटिटी लिख रही हूँ तो मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में 2 टर्म्स आ रही हैं। जब एक से ज्यादा टर्म्स आएंगी तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनके साइन उस माइनस की वजह से चेंज होंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं थी, पर जो माइनस होता है ना वो चीजों को उल्टा पुल्टा करता रहता है ना, उसकी वजह से हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब यहां से हम वहां कैसे पहुंचे, देखो मैंने देखा लाइक टर्म्स होती है ना, लाइक टर्म्स जो एक जैसी होती है। देखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, ये एक जैसी टर्म्स है। एक जैसी टर्म्स में से देखा यहाँ पर तो -2 है आगे, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये -2 और ये 1, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को अभी एक साइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ो। इसके साथ देखो ये -2 है और इसके साथ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। 1 - 2, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देती कि 1 - 2 निकालो, क्या आएगा, तब तो आप आसानी से कर देते हैं। इंटीजर्स आपने पढ़े हैं, है ना। 1 नंबर छोटा है, 2 नंबर बड़ा है, 1 में से 2 माइनस हो रहा है, मतलब क्या होगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा तो नंबर 2 ही है। तो जैसे मान लिया कि 2 यहाँ पर ये युद्ध करने निकले हैं, और एक मतलब ये 2 की सेना है युद्ध करने के लिए, और एक 1 वाली सेना है। जब 2 वाली सेना 1 वाली सेना से लड़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा, इसका एक इसके एक को मार देगा, और ये वाली सेना का एक सैनिक बच जाएगा। और आपने देखा जो 2 वाली सेना थी ना वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब बुरी सेना है। तो बुरी सेना का एक सैनिक बच गया, यानी कि -1 बच गया। -1 यहाँ पर बच गया, मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, है ना।
-1 मैंने नहीं लिखा, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका। मैंने उसको बाद में इसलिए लिखा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा पहले से मुझे पॉज़िटिव दिख रहा है, तो मैंने उसे आगे लगा लिया। हाँ बेटा, बिल्कुल मैं ऐसा ही कर रही हूँ। देखिए, एक अकेली वीडियो में तो 6 टू 9 के सारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो सकते हैं, पूरे-पूरे चैप्टर्स होते हैं अलग-अलग। पर मैं सारे के सारे जो भी मुझे कोई आप अगर कमेंट कर दो कि मैम ये वाला टॉपिक बता दो, तो मैं वो बता देती हूँ। जो भी मेरे पास कमेंट आता है, मैं वो पढ़ा देती हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि ये वाला टॉपिक भी बता दो, तो मैं वो भी बता दूँगी जिसमें 6 टू 9 के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे अब मैंने आपका ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहाँ उसमें भी मैंने 6 से लेकर 9 तक जो कुछ भी आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, सब कुछ बताया था, तब आपको ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करके पढ़ाया था, है ना? और आपका जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, जो सत्यम यादव और ऋषभ यादव दोनों ने मुझे कमेंट किया था कि उनको पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, तो उसके लिए भी फिर मैंने वो उसमें भी आपको पॉलिनोमियल्स का जब इंट्रोडक्शन कराया है, तो जहाँ से आपने पूरे पॉलिनोमियल अलजेब्रा के बारे में शुरुआत करी होगी क्लास 6 से, वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्लास 10 में अब यूज़ होंगी, वो वहाँ पर भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हैं। तो बेटा देखिए, आपका जो भी टॉपिक आ रहा है, उसके जब भी मैं स्टार्टिंग कराती हूँ, तो उस चैप्टर में जो कुछ भी आपकी पिछली क्लास में से आएगा, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ, है ना? तो ऐसे आपके जो भी चैप्टर्स आते जाएँगे, उनके इंट्रोडक्शन जब वीडियो में बनाती हूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको पिछली सारी क्लासेस चाहे 6 नहीं 5, 4, 3, 2, 1 किसी भी क्लास का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, वो सारी चीज़ें लेकर मैं आपको वहाँ बताती हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से कि जो चीज़ आप अब पढ़ने वाले हो क्लास 10 में, इसका ये नाम है, ये आया कहाँ से, ये होता क्या है, कहाँ से आया, सबसे पहले कब पढ़ा था, क्या था, सब बताती हूँ, तभी फिर आपको आगे स्टार्ट कराती हूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स इस तरह से बताती रहूँगी। ऐसे क्या होगा, आपके 6 टू 9 के सारे टॉपिक्स भी कवर होते चले जाएँगे, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा और 10th के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। सब में से मैम मेन बता दीजिए। हाँ बेटा, मेन ही बता रही हूँ मैं। अब मेन कैसे बताएँ, मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि आपको हर चीज़ पता हो। अब मेन जो चीज़ होती है वो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि बस अब हम पेपर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। अब हमें मेन चीज़ बता दो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है हर चीज़ समझने का, है ना? तो ऐसे में मेन क्या होता है? बताइए। मेरे ख़्याल से तो पूरी-पूरी मैथ्स मेन है, इसलिए मैं आपको पूरी-पूरी चीज़ बता देती हूँ। और उसके अलावा जब टॉपिक खत्म हो जाता है, तो फिर मैं आपको मेन क्वेश्चंस बता दूँगी, है ना? जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो चीज़ें आपको बता दूँगी। बाकी तो जो आपका टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, तो इंट्रोडक्शन में आपको हर चीज़ 6 टू 9 या 1 टू 9 तक जो भी पढ़ा होगा, सब कुछ बताती हूँ। तो वो बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जो शालिनी ने पूछा था कि फर्स्ट वाला तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा समझ में आ गया। हाँ बेटा, सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ पता हो। कभी भी ऐसा ना हो कि आप कहीं खड़े हों, कहीं बात कर रहे हों और आप चुप रह जाएँ, ये सोचकर कि अरे! ये वाली चीज़ तो मुझे पता ही नहीं है। ऐसा ना हो, है ना? ऐसा हो जाएगा तो कितना खराब लगेगा कि आप कहीं खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, आप बोलेंगे, "हाँ, मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, हाँ, मुझे ये भी आता है। हाँ, मुझे तो ये आइडेंटिटी भी याद है। अरे! मुझे तो सब याद है।" और किसी ने बस इतना पूछ लिया, "ये बताना फिर ये कैसे आ गई?" और वहीं आपको अगर चुप रह जाना पड़ा, तो कितना बेकार लगेगा। हुँ? तो भई देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आ गया, शालिनी पता चल गया आपको और बाकी सबको भी पता चल गया? हाँ भई, बिल्कुल, अलजेब्रा। ठीक है। अभी इन सब बारे में बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस कर लें। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ कैसे कैसे आया ये पता चल गया। दूसरा वाला देखिए, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा था। अभी देखिए, माइनस लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में था। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये दोनों ही टर्म्स क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। वो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस और माइनस। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 कॉस स्क्वायर थीटा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपकी बार अच्छे वाले हैं और कॉस स्क्वायर थीटा जो माइनस वाला है वो एक अकेला है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो क्या बचेगा, एक अकेला कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और उसमें फिर जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो एज इट इज है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। जैसे ही हमने इस तरह से दो चीजें लिखी, हमें समझ में आ गया कि दोनों की दोनों ऊपर की जो टर्म्स हैं और नीचे वाली टर्म्स हैं वो एकदम सेम टू सेम है, तो कैंसिल हो गई। ठीक है भैया, अरनजीत नानू कौन है? प्लीज इस तरह के कमेंट्स करना बंद कर दीजिए, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है भाई, जो भी है लीव द क्लास राइट नाउ। गुस्सा मत दिलाइए, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनको पढ़ने दीजिए। फालतू के काम करेंगे तो बहुत कुछ आता है करना, हमें पता है कब क्या करना है।
अच्छा होगा कि आप अब आगे कुछ ना करें और इसी वक़्त क्लास को लीव कर दें। तो देखिए बेटा इस तरह से आपकी ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली जो टर्म है दोनों की दोनों सेम टू सेम आ गई, कैंसल हो गई, तो बचा आपका tan थीटा। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वेश्चन है और किस तरह से इसे करना था। यहाँ पर हाँ भाई बेटा, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, रिपोर्ट करना हमें भी आता है, अच्छे से हम भी इनकी रिपोर्ट कर देंगे। इस तरह के चीज़ों से हाँ, अब सॉरी मैम क्यों भई? किस बात का सॉरी? कोई सॉरी-वॉरी नहीं, यहाँ पर से आप जाइए बस। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो फालतू कमेंट्स करके यहाँ पर दिमाग खराब मत करिए, हमारा भी और बाकी सब बच्चों का भी। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं। इसी वक़्त आप लीव कर दीजिए, अगर आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप पढ़ने वाले इंसान नहीं हैं, तो आपका कुछ हो भी नहीं सकता। है ना? जिनको पढ़ना है, जो सीरियस हैं, उनके लिए ये चैनल है। तो बेटा देखो अब यहाँ पर ये सब करते-करते टाइम काफ़ी हो गया क्लास का। आपके जो 2 पार्ट्स बचे हैं, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 10, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से क्या करती हूँ, वीडियो बना देती हूँ। क्लास लेकर आपने मेरे को 2 जो डाउट्स रह गए, आपको 8th और 10th वाला पार्ट, उसका मैं अलग से आपको डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना दूँगी, जिसमें आप उसको देख लेना। उसके अलावा और भी बाकी मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं मेरे पास ऐसे, जो मैं आपको देने वाली हूँ, तो मैं वही अगली वाली जो क्लास में अपलोड करूँगी, उसी में आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, आप उन क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करके अपने इस चैप्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा ये बेटा आप जानते हैं अरनजीत इंसान कौन है भई ये? जो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, फिर सॉरी बोल रहे हैं? जानते हैं क्या इनको? ये आप ही की क्लास आपके क्लासमेट है कि कौन है भई ये? और अगर आपको अरनजीत भई पता है कि यहाँ पर इस तरह के आपके खुद के क्लास के बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, आप फालतू कमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी कहीं शिकायत हो जाएगी तो क्या होगा? इस तरह के काम करने के लिए कितना दिमाग चला लेते हैं आप लोग। जो चीज़ है सही पढ़ने की वो नहीं करना है। ठीक है शालिनी, आपका 8th पार्ट और 10th पार्ट जो है मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आप लोगों को भी भूख लगी होगी, खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, काफ़ी देर हो गई, स्क्रीन इतनी ज़्यादा देर भी नहीं देखनी चाहिए, लगभग 1 घंटा होने वाला है। आगे हम बाद में करेंगे और फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ट्रायंगल्स का भी आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कब करते हैं, जब भी होगा मैं फिर से वही टाइम अपलोड कर दूँगी कि जब भी आएँगे तो हो जाएगा। ओके? ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस लगभग हमने क्लियर कर लिए। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड जब करूँगी, बाकी जो आपके 2 पार्ट्स बचे हैं, उनके साथ ही और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, जो आप अपने आप करके देखना। अगर नहीं आते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दो कि ये वाला क्वेश्चन बता दो, फिर हम वो करेंगे। उसके लिए फिर हम शायद अगर हो सकेगा तो लाइव क्लास ले लेंगे और देखते हैं फिर किस दिन मौका मिलता है, तो ट्रायंगल्स का भी एक बार सेशन ले लेते हैं। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स चैप्टर तो चल ही रहा है और अब आप लोगों का जो है नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस पूरे चैप्टर में हम हाइट्स और डिस्टेंसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, है ना? तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, जो भी आपने अभी चैप्टर 8 में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट अब हम वहां पर यूज करेंगे और वो चीजें ना आपको समझ में आएगा एकदम रियल लाइफ। सारे के सारे क्वेश्चंस रियल लाइफ होंगे कि आपकी रियल लाइफ में कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वही सब वहां पर आएंगे आपके चैप्टर 9 में, जिसको देखकर आपको एहसास होगा कि देखो मैथ्स कहाँ-कहाँ होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैथ्स अगर पता हो, सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री अगर पता हो, तो हम कितनी सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज़ आपको चैप्टर 9 से समझ में आएगी, जो हम अब आगे स्टार्ट करेंगे, जिस भी दिन टाइम मिलता है। अभी तो पॉलिनोमियल्स चल रहा है, वैसे तो उसमें कंप्लीट होने वाला है। देखिए एक्सरसाइज़ेज़ के मैं क्वेश्चन्स इसलिए सारे के सारे नहीं कराती हूँ, क्योंकि आप लोग सारे के सारे अपने आप ज़्यादातर क्वेश्चन्स तो कर लेते हो। जो डाउट होता है वो मुझे कमेंट कर दिया करो, तो मैं वही वाला क्वेश्चन आपको बता दिया करूँ, है ना? इससे क्या है, ज़्यादा मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है हर क्वेश्चन को कर के बताना बोर्ड पर। चाहे ईज़ी हो या डिफिकल्ट हो, मैं सब कर रही थी तो बहुत लंबा हो रहा था। तो ऐसे में आप लोगों को जो कुछ भी लगता है, वो क्वेश्चन कमेंट कर दो। पॉलिनोमियल्स अभी चल रहा है। आज भी वीडियो एक अपलोड कर दी है मैंने क्लास, तो समझो अच्छे से हर चीज़ को और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब मैं आपको नोटिफ़िकेशन मिल ही जाएगा। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। क्या नहीं बेटा? क्या नहीं बोल रहे हो?
पहले तो अपना नाम बता दो, प्रोफेशनल ब्रो आपने लिखा हुआ है, हर चीज़ में प्रोफेशनल एक्सेप्ट मैथ्स। आपका नाम क्या है लेकिन असली? पता नहीं कौन है ये? अच्छा बेटा पता नहीं है। आप ऐसे लिख रहे थे कि पापा को फ़ोन करता हूँ, मुझे लगा आपको पता होगा कि ये कौन है। ठीक है। ठीक है भई, सारे मैसेज डिलीट हो गए हैं। इस तरह के लोगों से बचकर रहना चाहिए भई, दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, पर किस तरह से हम उनसे डील करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? ऐसे कमेंट देखकर अभी बुरा लगने लगता है या रोने लगते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम खुद कमज़ोर दिखाते हैं अपने आप को कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। ऐसे में हम हमें खुद को और स्ट्रॉन्ग दिखाना है और हर चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो, तो हम इसके लिए केस कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, बस। ऐसे लोगों को लगता है कि हाँ, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा कि केस हो सकता है और आ जाते हैं कुछ भी करने के लिए। तो बस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने दिल पर दिमाग में कुछ भी नहीं लेना है। देखिए, ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, हमारी लाइफ़ इनसे अफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसा कभी कुछ भी हो, तो अपने ऊपर कोई भी असर नहीं आने देना है। बस डटकर गुस्सा कर दो, सामने से भगाओ ऐसे कि गुस्सा करके एकदम। ठीक है भई, फिर से अब चलिए क्लास खत्म करते हैं, बहुत हो गया। आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।